हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है बच्चों आप सभी का ऑन दिस यूट्यूब चैनल ऑफ वेदांतु, दैट इज वेदांतु क्लास 11th एंड 12th। तो बच्चों कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो फटाफट सभी लोग ज्वाइन हो जाइए बच्चों। हम लोग एक बहुत ही अच्छा सीरीज इस चैनल पे शुरू किए जिसका नाम है बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज। इस सीरीज में बच्चों हम लोग क्या करते हैं, क्लास 11th एंड 12 के फिजिक्स के जितने भी चैप्टर है बच्चों, उनके सारे के सारे एक्सरसाइज के कंप्लीट सोल्यूशन को बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं इन वन वीडियो। तो उसी सीरीज में बच्चों हम लोग आज क्लास में करने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर नंबर 7, दैट इज ग्रेविटेशन का कंप्लीट एक्सरसाइज का सोल्यूशन इन पर्टिकुलर वीडियो। तो वीडियो को बच्चों लास्ट तक जरूर देखें, मजा आने वाला है। और अगर आप बच्चों एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को कर लेते हैं तो पूरा आपका बच्चों कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई लेवल तक बिल्डअप हो जाएगा और थ्योरेटिकल नॉलेज भी क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद बच्चों आप जेई या नीट की तैयारी करते हो तो उसके लिए आप सभी का रास्ता एक तरीके से बच्चों बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होता जाएगा। और थोड़ा मोड़ा और एफर्ट की जरूरत पड़ेगी जो कि आप सभी लोग कर दीजिएगा और आप लोग जेई में सेलेक्ट हो जाना। ठीक है बच्चों। तो चलो, जो लोग मुझे बच्चों नहीं जानते, सो मेरा नाम है विशाल, मैं पढ़ाता हूँ आप सभी को फिजिक्स। आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम आईआईटी मंडी। आई हैव बीन अवार्डेड इंस्टीट्यूट सिल्वर मेडल अवार्ड। और मैं पिछले 2 सालों से जेई और नीट के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज का हमारा ग्रेविटेशन का सबसे पहला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7.1। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, है ना। इसमें आपको बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी मिलेंगे और थोड़े से न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेंगे। तो हर टाइप के क्वेश्चन रहते हैं एनसीईआरटी में, है ना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अपना थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे, राइट। चलिए देखिए, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि you can shield a charge from electrical forces by putting it inside a hollow conductor. Can you shield a body from the gravitational influence of nearby matter by putting it inside a hollow sphere or by some other means? ठीक है। तो बच्चों जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर आप एक मेटल हॉलो कंडक्टर के अंदर अगर कोई चार्ज रख देते हैं, राइट, तो बच्चों क्या होता है कि जो भी पोटेंशियल होता है या फिर जो भी फील्ड आता है बच्चों, वो फील्ड अंदर एंटर नहीं कर पाता, राइट। अंदर, है ना, हॉलो कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, याद रखना, राइट। लेकिन 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 आपसे बोल रहा है बच्चों कि अगर मैं यहाँ पर एक हॉलो मास रखता हूँ और उसके अंदर एक छोटा सा मास रख दिया, एक छोटा सा पार्टिकल रख दिया, तो क्या इसके ऊपर कोई भी ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, राइट। तो बच्चों याद रखना, जब कंडक्टर के अंदर रखा जाता है तो कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो कोई भी चार्ज के ऊपर फोर्स नहीं लगता। लेकिन अगर बच्चों हम लोग बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों मीडियम पे डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, वो केवल मास पे डिपेंड करता है ना। तो बच्चों इसका भी कुछ ना कुछ मास होगा, इसका भी कुछ ना कुछ मास होगा, और आप किसी बाहरी चीज की वजह से इसके ऊपर इफेक्ट देख रहे हैं तो बच्चों इसका भी कुछ ना कुछ मास होगा, है ना। इनके बीच चाहे मीडियम कैसा भी रहे बच्चों, जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज इक्वल टू जी m1m2/r²। जी तो बच्चों अपना यूनिवर्सल कांस्टेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं करता। m1 m2 है, बीच का डिस्टेंस है, मतलब कि फोर्स जो है बच्चों लगेगा तो लगेगा, राइट। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग इसको शील्ड नहीं कर सकते, राइट। मतलब कि आप उस पर्टिकुलर मास को ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स से बचा नहीं सकते हैं किसी चीज के अंदर रख के। ठीक है भाई, समझ में आ गया। चलो अगला देखिए क्या कह रहा है बच्चों, एन एस्ट्रोनॉट इनसाइड अ स्मॉल स्पेसशिप ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ कैन नॉट डिटेक्ट ग्रेविटी if the space station orbiting around the earth has a large size can he hope to detect gravity। तो बच्चों कह रहा है कि जब एक एस्ट्रोनॉट है, एक छोटे से स्पेस शिप में है बच्चों, तो उसके ऊपर कोई भी ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं लगता, उसको पता है वेटलेसनेस होती है, राइट, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी का प्रेजेंस नहीं होता। लेकिन अगर आप बच्चों वही बहुत बड़े स्पेस क्राफ्ट में अगर चला जाए वो एस्ट्रोनॉट, तो भैया अगर स्पेस क्राफ्ट बड़ा हो जाएगा तो भैया उसका मास बड़ा हो जाएगा, उसका मास अगर बड़ा हो जाएगा तो कुछ ना कुछ तो थोड़ा मोड़ा उसको ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स तो क्या होगा, फील होगा, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यस, ही कैन होप टू डिटेक्ट सम ग्रेविटी, कुछ ना कुछ उसको ग्रेविटी मिलेगा ही मिलेगा। समझ में आया कि नहीं बात। जैसे कि आप जैसे चांद पे चले जाएंगे बच्चों, है ना, चांद तो हमारे स्पेस में है, लेकिन चांद पे जाएंगे तो आपको थोड़ा मोड़ा वेट फील होगा कि नहीं होगा, सर बिल्कुल वेट फील होगा, है ना। भले वहां पर ग्रेविटी g/6 है, ठीक है, ग्रेविटी कितना है g/6 है, बट अपने को थोड़ा सा वेट जरूर फील होगा mg/6, राइट है। उसी प्रकार से अगर स्पेस स्टेशन बच्चों बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ा अगर स्पेस स्टेशन है तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा, तो उस कुछ मास की वजह से कुछ ना कुछ उसके ऊपर फोर्स अवश्य लगेगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए कह रहा है कि इफ यू कंपेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ ड्यू टू द सन टू दैट ड्यू टू द मून, you would find that the sun's pull is greater than moon's pull।
बात सही है ना। अब इसको आप डेटा से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि बच्चों अगर एक ऑब्जेक्ट का मून के द्वारा लगने वाला फोर्स और सन के द्वारा लगने वाला पुलर जो पुल फोर्स है बच्चों, उस पर बात देखा जाए तो भैया जो सन के द्वारा लगने वाला जो फोर्स ऑफ पुल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो ज्यादा होता है, राइट। सही बात है। लेकिन आपसे ये कह रहा है कि जो टाइडल इफेक्ट होता है मून का, वो ग्रेटर देन टाइडल इफेक्ट ऑफ सन क्यों होता है। लेकिन अगर हम टाइडल इफेक्ट की बात करें, ज्वार भाटा की बात करें, तो ज्वार भाटा की कंडीशन में चंद्रमा द्वारा लगाए जाने वाला जो बल होता है, आकर्षण बल, वो ज्यादा क्यों होता है। तो बच्चों यहाँ पे इसका सिंपल सा आंसर ये है कि जो टाइडल फोर्स होता है, जो टाइडल फोर्स होता है बच्चों ना, ये टाइडल फोर्स होता है बच्चों आपका प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर क्यूब, है ना। अदर इन ये जो फोर्सेस होते हैं बच्चों, ये जो भी फोर्स आ रहे हैं, ये सारे के सारे फोर्स क्या होते हैं, ये सारे के सारे फोर्स होते हैं बच्चों G m1 m2/r², यानी प्रोपोर्शनल टू r² होता है। लेकिन जो टाइडल फोर्स होता है, इसका फॉर्मूला में जो आता है बच्चों, ये फॉर्मूला में जो टाइडल फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल टू r³ होता है, यानी बीच के डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए इसलिए आप सभी को पता है कि जो चांद है, जो चंद्रमा है, जो मून है बच्चों, वो धरती से बहुत नजदीक है एज कंपेयर टू सन, है ना। इस धरती से बच्चों 3,84,400 किलोमीटर दूरी है। लेकिन जो सूरज है बच्चों 15 करोड़ किलोमीटर है। ये 3,84,000 है, ये 15 करोड़ किलोमीटर है, राइट। तो बच्चों अगर देखा जाए तो भैया जिसका डिस्टेंस जितना कम, वो उतना ज्यादा फोर्स लगाएगा, राइट है। तो बच्चों मून और पृथ्वी के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होने की वजह से टाइडल फोर्स ज्यादा लगता है मून का, याद रखिएगा। क्लियर याद है बात, ठीक है। किसी को की दिक्कत, चलो भाई चला जाए अगले प्रश्न की ओर। ठीक है भाई, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ऑन योर स्क्रीन देखिए क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। आपको कौन सा ऑप्शन सही हो बताना है। कह रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेज या डिक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। तो बच्चों आप सभी को पता है, चाहे आप धरती के ऊपर जाइए चाहे धरती के नीचे जाइए, क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या होता है बच्चों, घटता है। यानी इसका पहला आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घटेगा, राइट है। फॉर्मूला आप सभी को पता है, सर बिल्कुल पता है, राइट। उसके बाद अगला, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है विथ इंक्रीजिंग डेप्थ। डेप्थ में जाने के बाद ग्रेविटी क्या होता है, घटेगा बढ़ेगा, तो इसमें भी घटेगा। तो याद रखना है बच्चों, ग्रेविटी जो जी होता है उसकी वैल्यू सरफेस पे मैक्सिमम होती है, चाहे आप ऊपर जाइए चाहे आप नीचे जाइए, दोनों कंडीशन में जो ग्रेविटी होता है बच्चों क्या होता है, घटता ही है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ अर्थ मास ऑफ बॉडी। तो भैया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, जी मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ। तो भैया ग्रेविटी जो है किसका इंडिपेंडेंट है, तो उस बॉडी के, जो बॉडी है जिसके ऊपर आप देख रहे हो इफेक्ट, उसके उससे इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है अगला फॉर्मूला, द फॉर्मूला -G m ब्रैकेट 1/r2 - 1/r1 is more or less accurate than the formula mg r2 - r1 for the difference between the potential energy between 2 points r2 and r1 away from the center of the earth। ठीक है भाई। देखो कह रहा है कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला बच्चों कह रहा है कि एक्यूरेट है, राइट। तो बच्चों आप सभी लोग बताइए जरा, जी क्या होता है। जी होता है बच्चों Gm/r², Gm/r²। लेकिन ये जो यहाँ सॉरी यहाँ r² होता है, यहाँ पे बच्चों एक चीज क्या ध्यान देखेंगे आप सभी लोग कि ये जो जी है बच्चों, G = Gm/r², दिस वैल्यू इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, राइट। लेकिन अगर आप ऊपर नीचे जाते हैं, तो जो जी होगा बच्चों ये Gm/re प्लस एच या माइनस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। लेकिन आपने फार्मूला में डायरेक्टली केवल जी रख दिया, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 9.81। समझे कि नहीं समझे बात को, राइट। लेकिन अगर इसके जगह पे बच्चों आप ओरिजिनल जो फार्मूला है उसको रखते हैं, राइट, तो ये फार्मूला आपका क्या होगा, मोर एक्यूरेट होगा। यानी कि अपना क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ये, दिस विल बी मोर एक्यूरेट। समझ गए, क्लियर हो गया भाई, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट, चले चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7.3 देखिए क्या कह रहा है भाई। 7.3 क्वेश्चन नंबर जरा पढ़े सभी लोग, एवरीवन विल रीड दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन सेइंग। सर क्वेश्चन कह रहा है, सपोज देयर एग्जिस्टेड अ प्लेनेट दैट वेंट अराउंड द सन ट्वाइस एज फास्ट एज अर्थ। तो कह रहा है बच्चों कि हमारे पास मान लीजिए कि कोई प्लेनेट है ना, कोई क्या है बच्चों, एक प्लेनेट है, ठीक है। ये प्लेनेट जो है बच्चों सन का चारों ओर चक्कर लगा देता है अर्थ के आधे टाइम में, ठीक है। यानी कि जो प्लेनेट का जो टाइम पीरियड है अर्थ के टाइम पीरियड का क्या है, आधा है। व्हाट विल बी इट्स ऑर्बिटल साइज एज कंपेयर टू द अर्थ के कंपैरिजन में इसका ऑर्बिटल साइज क्या होगा। सिंपल सा फार्मूला बच्चों आप सभी जानते हैं, T² प्रोपोर्शनल टू AQ होता है,
यानी T1 बाई T2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू A1 क्यूब बाई A2 क्यूब। समझे कि नहीं समझ? चलिए अब देखिए बात करते हैं हम लोग T1 मतलब प्लेनेट की बात कर लीजिए, T2 मतलब अर्थ की बात कर लीजिए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए ऑफ प्लेनेट डिवाइड बाई ए ऑफ अर्थ का होल क्यूब। समझ में आ रहा है बात? चलो अब प्लेनेट बाई टीई, टीपी अपॉन में टी देखेंगे कितना हो जाएगा बच्चों, आधा हो जाएगा, है ना। आधा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एपी अपॉन में ए का होल क्यूब। अब 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा भाई 1/4, 1/4 का क्यूब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 1/4 का क्यूब करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा भाई एपी अपॉन में ए इज इक्वल टू 1/4 की पावर 1/3 हो जाएगा। ठीक है भाई। तो जो प्लेनेट का जो रेडियस होगा बच्चों कितना हो जाएगा, प्लेनेट का जो ऑर्बिटल रेडियस होगा वो क्या होगा, ए इंटू 1/4 की पावर 1/3, राइट। अब ए क्या है, ए क्या है बच्चों, अर्थ का ऑर्बिटल रेडियस, है ना। अर्थ जिस पाथ पे रेडियस मार रहा है वो है ना। तो अर्थ का जो ऑर्बिटल रेडियस होता है बच्चों, ए जो होता है वो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है ना भाई। सन से जो अर्थ की दूरी होती है दैट इज योर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, राइट। तो इसको यहाँ पे रख देंगे 1 इंटू 1/4 की पावर 1/3। इसको बच्चों अगर आप सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाता है 0.63 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। याद रखिएगा वो जो प्लेनेट है जो कि आधे टाइम में चक्कर मार पा रहा है अर्थ का, है ना, वो सॉरी सन का, वो क्या है बच्चों, वो 0.63 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस पे है। समझ गए? हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है, आगे चला जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे कि आयु वन ऑफ द सैटेलाइट्स ऑफ जुपिटर has an orbital period of 1.769 days and the radius of the orbit is 4.22 into 10 to the power 8 meter, so that the mass of the Jupiter is about 1000 that of sun। ये आपको बच्चों दिखाना है। कैसे दिखा सकते हैं भाई, जरा बताइए, हाउ कैन वी शो दिस। तो क्या कह रहा है बच्चों की एक सैटेलाइट है जुपिटर का जिसका ऑर्बिटल पीरियड है भाई कितना, 1.769 डेज है। कितना है? 1.769 डेज है। एंड द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इतना है। सो दैट द मास ऑफ जुपिटर इज अबाउट 1000 ऑफ द दैट ऑफ सन। तो एक बात बताओ मुझे, मास ऑफ जुपिटर की बात कीजिए, मास ऑफ जुपिटर की अगर बात करते हैं भाई, तो मास ऑफ जुपिटर यानी मास का फॉर्मूला सभी को पता है। मास का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं बच्चों, क्या होता है, ये होता है सर 4πr² आर क्यूब अपॉन में जी इंटू टी स्क्वायर। क्या ये सभी को पता है? बोलो भाई, क्या सभी लोग जानते हैं? जानते हैं सर, ठीक है। हम लोग बात करते हैं बच्चों मास ऑफ जुपिटर की, है ना। तो मास ऑफ जुपिटर इज इक्वल टू हो जाएगा 4π² आर क्यूब अपॉन में GT स्क्वायर, जहाँ टी है बच्चों टाइम पीरियड जो कि सैटेलाइट उसके चारों ओर घूम रहा है। फार्मूला सभी को पता होना चाहिए, आसान से फार्मूला या सभी लोग डिराइव किया होगा, है ना। ये फार्मूला याद रखना, ये मास ऑफ जुपिटर हो गया। इसको मैं बोल देता हूँ मास ऑफ जुपिटर यानी कि M1 बोल दो, राइट, या फिर MJ ही बोल दो जुपिटर के लिए, MJ बोल दो भाई, ठीक है। चलो तो देखो सारा डेटा दे रखा है, देखो 4π², रेडियस कितना दे रखा है भाई, मतलब कितना ऑर्बिटल रेडियस कितना है इसका, तो सर इसका ऑर्बिटल रेडियस है 4.22 इंटू 10 टू द पावर 8 का होल क्यूब है भाई। कितना है? होल क्यूब डिवाइड बाई जी इंटू टाइम पीरियड भाई से 1.769 डेज है। डेज में 24 घंटा, 24 घंटा में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकंड का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए? चलिए तो ये हो गया बच्चों अपना, ये बात क्लियर है। चलिए अब आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे, हम लोग जानते हैं बच्चों, है ना, हमें ये दिखाना है कि मास ऑफ जुपिटर इज अबाउट 1000 ऑफ दैट ऑफ सन दिखाना है, राइट। तो अब एक अपने को एक ऐसा दूसरा भी प्लेनेट लेना पड़ेगा जिसके बारे में अपने को पता होना चाहिए यार, है ना। चलो हम लोग अर्थ की बात कर लेते हैं। अर्थ के लिए अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो अर्थ के लिए टाइम पीरियड बताइए। फॉर अर्थ की अगर हम लोग बात करते हैं तो अर्थ के लिए टाइम पीरियड अगर बताइए जरा, तो क्या कितना हो जाएगा अर्थ का टाइम पीरियड। देखो क्योंकि देखो बच्चों अपने को क्या निकालना है, मास ऑफ सन निकालना है, सूरज का मास निकालना है, राइट। उसका और जुपिटर के मास में कंपेरिजन करना है। तो सूरज का मास कैसे निकलेगा, है ना। तो सूरज देखो जुपिटर का मास हमने निकाला कि भैया जुपिटर के लिए एक सैटेलाइट दे रखा था कि जो कि जुपिटर के चारों ओर चक्कर लगा रहा था, राइट, है ना। तो अपने को सन का मास चाहिए, तो हमें सन के अराउंड चक्कर लगाने वाला एक ऐसे चीज के बारे में पता होना चाहिए जिसके बारे में अपने को टाइम पीरियड भी पता हो और रेडियस भी पता हो, राइट। तो देखो अपने को अर्थ की बात करते हैं, तो अर्थ के लिए टाइम पीरियड आपसे भी बताया बच्चों, ये 365 डेज होता है। और इसके लिए जो आर होता है बच्चों कितना होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। कितना होता है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, जो कि बराबर होता है बच्चों 1.49 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, ये इसके बराबर होता है। चलिए तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों अर्थ के लिए, तो अर्थ के लिए बात कीजिए तो मास ऑफ सन क्या हो जाएगा, क्योंकि अर्थ सन के अराउंड चक्कर लगाता है।
अर्थ सन के अराउंड चक्कर लगाता है, तो मास ऑफ सन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सन हो जाएगा सेम फार्मूला 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब, यानी कि 1.49 इंटू 10⁻11 का क्यूब डिवाइड बाई जी, और टाइम पीरियड हो जाएगा बच्चों 365 दिन, उसके बाद 24 घंटा 60 मिनट 60 सेकंड का होल स्क्वायर, राइट है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, है ना, डिवाइड करते हैं मास ऑफ जुपिटर अपॉन में मास ऑफ सन को अगर बच्चों आप लोग डिवाइड करते हैं तो देखो 4 पाई स्क्वायर से 4 पाई स्क्वायर कैंसिल, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों 1.49 का होल क्यूब इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, जुपिटर में है पहले ना, पहले ऊपर जुपिटर है भाई, है ना, अपना पहले जुपिटर है, ठीक है। तो जुपिटर का लिखेंगे, जुपिटर कितना हो जाएगा 4.22 का होल क्यूब इंटू 10 की पावर 24 डिवाइड है, देखो ये हो जाएगा बच्चों 1.769 का होल स्क्वायर, और क्योंकि 24 60 60 से 24 60 60 कैंसिल हो जाएगा, है ना, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा भाई, डिवाइडेड बाई हो जाएगा सर ये अपना 1.769 का होल स्क्वायर, सॉरी ये 365 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 365 का होल स्क्वायर, 365 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1.49 का होल क्यूब इंटू 10 का पावर हो जाएगा 33 हो जाएगा भाई, है ना, 11 की पावर 33, ठीक है, समझ गए सभी लोग। चले अब इसको बच्चों अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो ये लगभग क्या आ जाता है, ये लगभग आ जाता है बच्चों 1000 आ जाता है, इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको लगभग 1000 आ जाता है, और यानी कि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं क्या कि जो मास ऑफ सन हो गया भाई वो क्या हो गया 100,000 टाइम्स मास ऑफ जुपिटर हो जाएगा, या फिर मास ऑफ जुपिटर क्या हो जाएगा सन का 1000 टाइम्स हो जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था, समझ गए, किसी को दिक्कत बच्चा लोग हो जाएगा, ठीक है। चले चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला देखो प्रश्न क्या कह रहा है भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न देखो कह रहा है बच्चों की लेट अस अज्यूम दैट आवर गैलेक्सी कंसिस्ट ऑफ 2.5 इंटू 10⁻11 स्टार्स ईच ऑफ 1 सोलर मास, ठीक है, मतलब अपने पास इतने स्टार्स हैं और एक स्टार का मास एक सूरज के बराबर है। हाउ लॉन्ग विल अ स्टार एट अ डिस्टेंस 50,000 लाइट ईयर अवे फ्रॉम द गैलेक्टिक सेंटर टेक टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, ठीक है, टेक द डायमीटर ऑफ मिल्की वे टू बी 10⁵ लाइट ईयर, समझ गया, समझ गए बात। चलिए तुमसे क्या कह रहा है भाई कि टाइम पीरियड निकालिए एक स्टार का जो कि 50,000 लाइट ईयर अवे है ना, उसका टाइम पीरियड निकालना है कि उस मिल्की वे का चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, राइट है। तो बच्चों देखो अपने को आर तो दे दिया है कितना 50,000 लाइट ईयर, 50,000 लाइट, अच्छा लाइट ईयर जानते हो क्या होता है, लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट होता है बच्चों, वो होता है बच्चों एक साल में लाइट ने कितनी दूरी तय की, समझ लो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड चलता है, और साल भर में कितना दूरी तय किया समझ लो, तो ये बच्चों लगभग होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, 1 लाइट ईयर में होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, राइट। इसको अगर 5 से गुणा कर देंगे तो 9 × 5 = 45 हो जाएगा, और 2 × 7 = 4.73 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा बच्चों 15, और 5 20, कितना 20, ये मीटर में आ गया, है ना। तो ये गैलेक्सी का ही हमारा सेंटर है, और एक स्टार है जो कि इससे आर डिस्टेंस में घूम रहा है ना। इसको मैं इधर बना देता हूँ, ठीक है, इधर बना देते हैं हम लोग इसको, क्या कि भैया ये हमारा गैलेक्सी है, गैलेक्सी का ये सेंटर है, और आर डिस्टेंस पे कोई स्टार है जो कि चक्कर लगा रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या रहा है बच्चों की जो मास है इसका, जो मास है इसका मास कितना हो जाएगा बताइए जरा, मास कितना हो जाएगा, इस पूरे गैलेक्सी का मास कितना हो जाएगा, इस पूरे गैलेक्सी का मास, पूरे गैलेक्सी का मास बताओ सर, पूरे गैलेक्सी का मास हो जाएगा, मास ऑफ गैलेक्सी विल बी सर, अपने पास टोटल स्टार है 2.5 इंटू 10⁻11, और एक स्टार यानी एक सूरज का मास होता है बच्चों 2 इंटू 10⁻30, राइट। इसको सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 2.5 दूना 5, अभी हो जाएगा 30 40 41 10⁻41 kg, राइट है भाई। तो ये अपना बहुत बड़ा गैलेक्सी है। अब निकालना है बच्चों कि इसको घूमने में कितना टाइम लगेगा, टाइम पीरियड आप सभी को पूछ दिया है। चलिए तो मास का फॉर्मूला मैंने आप सभी को बताया था, वहां से टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। मास का फॉर्मूला क्या सभी को पता है भाई, मास इज इक्वल टू क्या बताया था सर, बताया था आपने 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन में जी टी स्क्वायर। तो जो टाइम पीरियड हो जाएगा सर दैट विल बी 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन में जी इंटू एम, ये मास ऑफ गैलेक्सी है की पावर 1/2 हो जाएगा, राइट है। चलिए सारा वैल्यू रख दिया जाए सर, बिल्कुल रख दीजिए 4
पाई स्क्वायर, रेडियस भाई 4.73 का होल क्यूब में कर देता हूँ और 10 की पावर 60 कर देता हूँ सीधे, 20×60 डिवाइड बाई जी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और मास ऑफ गैलेक्सी 5 इंटू 10⁻41 भाई साहब, और पावर 1/2। मतलब इतने बड़े बड़े डेटा हैं, इसको कैलकुलेटर से ही सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कर दो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा सर 1.12 इंटू 10⁻16 सेकेंड। यानी कि उस डिस्टेंट स्टार का जो कि 50,000 लाइट ईयर अवे है, उसको इस गैलेक्सी का एक चक्कर लगाने में 1.12 इंटू 10⁻16 सेकेंड लग जाएगा, है ना। कितना लग जाएगा, 16 सेकेंड। इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं बच्चों ईयर में। चलो इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, सबसे पहले सेकेंड है ना, 1.12 डिवाइड बाई, सेकेंड को पहले मिनट बदलो 60 से भाग दो, उसके बाद घंटे में बदलो फिर 60 से भाग दो, उसके बाद दिन में बदलो भाग 24 करो, है ना, उसके बाद 365 से भाग दे दो, राइट है, और इंटू कर 10⁻⁻8 आ गया, यानी कि लगभग 3.55 इंटू 10⁻8, यानी कि कह सकते हो कितना, 30 करोड़ साल के आसपास समय लग जाएगा भाई, है ना। 30 करोड़ साल, समझ रहे हो, इतना साल के बाद वो एक चक्कर लगा पाएगा। ठीक है, चलो आगे चला जाए भाई, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चे लोग आप सभी के स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है भाई, देखो जरा ध्यान से। कह रहा है कि सर चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इफ द जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज एट इंफिनिटी, है ना, द टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो बच्चों आप सभी लोग को पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी होता है -Gmm/r, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी होता है Gmm/2r। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, ये हो गया बच्चों पोटेंशियल एनर्जी। और जो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा सर, ये -Gmm/r है और ये Gmm/2r है, तो हो जाएगा -Gmm/2r, राइट। तो आप लोग देख सकते हैं बच्चों, जो टोटल एनर्जी हो बेसिकली क्या है, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, राइट। तो नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, यानी काइनेटिक नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा पहले का ऑप्शन। ठीक है, चलिए दूसरा देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कि the energy required to launch an orbiting satellite out of Earth's gravitational influence is more or less than the energy required to project a stationary object at the same height out of the Earth's surface। ठीक है भाई, तो एक बात बताओ, सैटेलाइट के लिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, है ना। कह रहा है कि अपने पास एक ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है, उसको धरती के ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या करने में, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट आउट ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज मोर या लेस देन एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट अ सैटेलाइट इज ऑब्जेक्ट एट अ सेम हाइट। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या रहा है बच्चों, कि एक ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है, उसको धरती के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर लॉन्च करने में कितना जो एनर्जी की आवश्यकता होगी वो कम या ज्यादा होगी एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को सेम हाइट तक फेंकने के लिए। तो सैटेलाइट के लिए बताओ यार, सैटेलाइट के लिए टोटल एनर्जी कितना होता है, सैटेलाइट के लिए हमने टोटल एनर्जी की बात की, तो सर ये हो गया -Gmm/2r। ठीक है, दिस इज द सैटेलाइट एनर्जी। समझ में आ गया भाई, एक किसका एक होगा भाई, सैटेलाइट की एनर्जी हो गया। और तो एक्स्ट्रा एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी इसको फेंकने के लिए ग्रेविटेशन पुल से, एक्स्ट्रा एनर्जी कितना हो जाएगा, तो सर ये टोटल एनर्जी है, तो इतना भाई एक्स्ट्रा एनर्जी मतलब सर जितना उसकी एनर्जी है उतना एनर्जी आप दे दो, तो हो जाएगा सर ये +Gmm/2r। ठीक है, समझ गए, चलिए। लेकिन जो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, जो कि धरती के सरफेस पे रखा हुआ है, राइट, जो धरती के सरफेस पे रखा है उसके लिए टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा सर, हो जाएगा -Gmm/r। यानी कि जो एनर्जी की आवश्यकता होगी एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता होगी भाई, वो Gmm/r यानी प्लस में आवश्यकता होगी। तो भाई देख सकते हो, आप लोग देख सकते हो कि जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसके लिए एनर्जी है बच्चों Gmm/r, और जो सैटेलाइट है उसके लिए Gmm/2r है। यानी कि सैटेलाइट के लिए एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, लेस होगी। क्या होगी, सैटेलाइट के लिए जो एनर्जी आवश्यक होगी बच्चों क्या होगी, दैट विल बी लेस एनर्जी। ठीक है, समझ में आ गया सभी को बात। ठीक है, चला जाए आगे, चले लेट अस मूव अहेड, आगे चला जाए भाई। चलो भाई आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो अगला सवाल देखो क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट सवाल 7.7। आप सभी लोग बच्चों ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है।
कह रहा है कि डज द एस्केप स्पीड ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द अर्थ डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी। तो सबसे पहले अपने को 4-5 ऑप्शन दे रखे, कह रहा है कि इनमें से कौन से चीज पे एस्केप वेलोसिटी डिपेंड करता है। तो बचाओ, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला बताइए जरा सर। ये होता है कुछ नहीं सर, 2gm/r, या फिर इसको आप लोग ऐसे भी लिखते हो ना, √2gr, जहाँ आर क्या है भाई, आर मतलब सर सिंपली है रेडियस ऑफ अर्थ और मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ मास ऑफ अर्थ। तो देखो कह रहा है बच्चों कि क्या एस्केप वेलोसिटी जो होता है, एस्केप स्पीड जो होता है, क्या मास ऑफ बॉडी पर डिपेंड करता है? सर नहीं करता। यानी पहला का आंसर होगा नो, क्योंकि मास ऑफ द अर्थ है ये, है ना, मास ऑफ प्लेनेट है जिसके जहां से आप फेंक रहे हैं। दूसरा, क्या लोकेशन फ्रॉम वेयर इट इज प्रोजेक्ट, क्या लोकेशन पे डिपेंड कर रहा है? सर नहीं सर, ये लोकेशन पे भी डिपेंड नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन बस वो क्या, इसमें देखो रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ तो कांस्टेंट होता है। अगला, डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, क्या कहीं एंगल थीटा फीटा आ रहा है इसमें? नहीं आ रहा, तो इस पे भी डिपेंड नहीं करता। अगला, द हाइट ऑफ द लोकेशन फ्रॉम वेयर द बॉडी इज लॉन्च्ड, यस इस पे डिपेंड करेगा यार, है ना, हाइट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि अलग अलग हाइट पे जो जी है, जी की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? अलग हो जाएगी। समझ गए, जी की वैल्यू अलग होती है हर हाइट पे, इसलिए इस पे डिपेंड करेगा। बस आसान सवाल था, आसान सवाल था। चला जाए आगे, चलो भाई लेट अस मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अ कॉमेट ऑर्बिट्स द सन इन हाईली इलिप्टिकल पाथ। ठीक है, एक कॉमेट है जो कि सूरज के चारों ओर हाईली इलिप्टिकल पाथ में मोशन कर रहा है। डज द कॉमेट हैव अ कांस्टेंट लीनियर स्पीड। बच्चों जैसा कि आप सभी को पता है, सूरज की ये मान लीजिए कि हमारे पास है बच्चों, ये सन है ना, और ये अर्थ है, राइट। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो अर्थ होता है बच्चों, सन के अराउंड भी इलिप्टिकल पाथ में मोशन करता है, राइट। तो क्या सूरज का जो, क्या पृथ्वी का क्या जो लीनियर स्पीड होता है कांस्टेंट होता है? नहीं, जब ये नजदीक आता है तो स्पीड इसका ज्यादा होता है, जब ये दूर जाता है तो स्पीड इसका कम होता है, राइट है। तो क्या आप केपलर के सेकेंड लॉ से पता है आप सभी को? ठीक है, तो जब ये क्या होता है बच्चों, सन के नजदीक होता है तो ये स्पीड ज्यादा होता है, जब सन से दूर जाता है तो स्पीड क्या होता है? कम होता है। इसलिए जो लीनियर स्पीड है बच्चों वो कांस्टेंट नहीं रहता है। बी देखिए क्या कह रहा हूं, एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड में क्या फर्क पड़ता है? तो भैया एंगुलर स्पीड भी थोड़ा सा स्लाइटली वेरी तो करता है ही। तो भैया एंगुलर स्पीड जो होता है ओमेगा भी क्या करता है? वेरी करता है। क्या करता है? एंगुलर स्पीड भी वेरी करता है, क्योंकि भाई परफेक्टली सर्कुलर पाथ थोड़ी है, परफेक्टली सर्कुलर पाथ नहीं है, इलिप्टिकल पाथ है, तो क्या करेगा? वेरी तो करेगा ही। अगला अगला देखो क्या करेगा, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा भाई? तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा इसका? कांस्टेंट रहेगा। एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है इसका? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या कांस्टेंट रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि भाई लीनियर स्पीड ही जब कांस्टेंट नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी कैसे कांस्टेंट रह पाएगा। अगला पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी भी अलग अलग होगा, क्योंकि भाई हर पॉइंट का जो डिस्टेंस है अलग अलग है, हर पॉइंट का डिस्टेंस अलग अलग है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। और अगला टोटल एनर्जी थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट। लेकिन टोटल एनर्जी जो होगा वो तो कांस्टेंट ही रहेगा भाई। अगर काइनेटिक घट रही है तो पोटेंशियल बढ़ रहा होगा, राइट। तो इसलिए टोटल एनर्जी जो होगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। समझ गए? तो ये ऑप्शन समझ में आ गए सारे के सारे? कर सकते हो बच्चे लोग? हो जाएगा। चलो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। ऑन योर स्क्रीन बच्चा देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज लाइकली टू अफ्लिक्ट एन एस्ट्रोनॉट इन स्पेस, है ना। स्वॉलन फीट, स्वॉलन फेस, हेडेक, ओरिएंटेशनल प्रॉब्लम। तो कह रहा है बच्चों कि जब एक एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाता है तो उसके साथ साथ निम्न में से कौन कौन सी घटनाएं हो सकती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स या फिर फेनोमेना या फिर दुर्घटना संभव हो सकती है उसके साथ। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या उसका फीट स्वॉलन हो सकता है, क्या उसके पैर फूल सकते हैं, है ना। तो क्या पैर फूल सकते हैं बच्चों? सर देखो, तो आप सभी लोग बच्चों ध्यान से देखेंगे तो क्या होता है, जो पैर में जो ब्लड का फ्लो होगा वो क्या होगा बच्चों? लेसर। आप जो ब्लड का जो फ्लो होगा पैर में वो क्या होगा? लेसर होगा, क्योंकि जीरो ग्रेविटी है। ग्रेविटी क्या है बच्चों? जीरो है। ग्रेविटी जीरो है तो पैर में, पैर की बात कर रहा हूं मैं, पैर में क्या जो ब्लड का फ्लो होगा वो क्या होगा? लेसर होगा। ठीक है, अब जब
पैर में जब ब्लड का प्रेशर ब्लड का फ्लो सॉरी बच्चों लेसर होगा तो क्या होगा, उसके जो फीट है वो फूलेंगे नहीं, स्वॉलन फीट नहीं हो सकता। यानी कि पहले का आंसर हो जाएगा ना, नो नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि भाई ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी नहीं रहेगा तो जो नीचे की ओर जो ब्लड जा रहे हैं, पैर के नीचे की ओर जो ब्लड जा रहा था बच्चों, वो क्या होगा, कम जाएगा, कम अमाउंट ऑफ ब्लड जाएगा, तो पैर तो फूलेंगे नहीं। भाई ज्यादा अमाउंट में जाता तब तो फूल सकता था ना। लेकिन स्वॉलन फेस हो सकता है, फेस जो होता है बच्चों स्वॉलन हो सकता है, क्योंकि ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी नहीं है और हमारा हार्ट जो है बच्चों ब्लड को पंप कर रहा है, तो भैया नीचे के कंपैरिजन में ऊपर की ओर की रास्ता नजदीक है, तो क्या होगा बच्चों, ब्लड हमारा ऊपर की ओर जाने का प्रयास करेगा, राइट। जब ब्लड हमारा ऊपर की ओर जाने का प्रयास करेगा बच्चों, तो क्या होगा, हमारा चेहरा जो है थोड़ा सा फूला फूला लगेगा, है ना, चेहरा फूला फूला लगेगा। और अगर हमारे ब्रेन में, हमारे फेस में, फेस से होकर ब्रेन में अगर हमारा बच्चों ब्लड, हमारे ब्लड ब्रेन में अगर ब्लड की सप्लाई अगर ज्यादा हो रही है तो हमें हेडेक भी हो सकता है। समझ में आ गया, तो हेडेक भी उसको हो सकता है। और अगला, क्या ओरिएंटेशनल प्रॉब्लम हो सकती है उसको, ओरिएंटेशन डायरेक्शन का क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो सर बिल्कुल होगा, क्योंकि जो स्पेस के जो ओरिएंटेशन होते हैं बच्चों, है ना, वो अलग अलग होते हैं और धरती के ओरिएंटेशन अलग अलग होते हैं, तो उनको ओरिएंटेशनल प्रॉब्लम जरूर हो सकती है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, ठीक है भाई, क्लियर है, तो ये सारे प्रॉब्लम उनको हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, समझ गए, चलो लेट अस मूव टू ऑल द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा लोग। देखिए अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है बच्चों, तो ये सब सारे क्वेश्चन बच्चों थ्योरेटिकल हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे सवाल है, मतलब कितना आपको समझ है इस चीज फील्ड का, राइट। अगला देखिए, इन द फॉलोइंग टू एक्सरसाइजेज, मतलब 7.10 और आगे आने वाला 7.11 में, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम अमंग द गिवन वंस। The gravitational intensity at the center of hemispherical shell of uniform mass density has the direction indicated by the narrow arrow, वह ए बी सी या जीरो। बच्चों देख सकते हो ये जो ए बी सी जीरो दिख रहा है, ए बी सी जो दिख रहा है ना, है ना, अब ये पॉइंट सी है, कैपिटल सी है, तो इसमें से बोल रहा है बच्चों कि जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होगा, ग्रेविटेशनल जो इंटेंसिटी होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा। ठीक है बच्चों, क्या है ये हमारे पास है एक हेमिस्फेरिकल शेल है। अगर बच्चों, है ना, अगर ये जैसे कि ये कंप्लीटली अगर शेल होता, ये क्या होता बच्चों, अगर ये कंप्लीट शेल होता, अगर ये कंप्लीट शेल होता, तो शेल के अंदर आप सभी को पता है बच्चों, पोटेंशियल जो होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है भाई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। समझे कि नहीं समझे, ठीक है, तो सेल के अंदर बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कांस्टेंट है, राइट। यानी कि अंदर के ऊपर रखे, मतलब अंदर की ओर रखे हुए किसी भी चीज पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, अंदर रखे हुए किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, कोई भी वर्क डन नहीं होगा, राइट। लेकिन यानी कि अगर कोई भी फोर्स अगर जीरो है बच्चों, है ना, ग्रेविटेशन फोर्स देखो, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी क्या होता है, फोर्स अपॉन में मास, फोर्स अपॉन में मास को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, राइट। फोर्स सिंपल, अगर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी बोल रहा है मतलब फोर्स से समझो उसको, ठीक है। अब अंदर बच्चों क्या होगा, अगर अंदर फोर्स जीरो है, अर्थात आप लोग ये कह सकते हैं कि इस पे जो फोर्स लग रहे होंगे वो सारे के सारे सिमेट्रिक होंगे, ताकि सभी का समेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। नहीं समझे, समझो नहीं समझो, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब आपने आधा हेमिस्फीयर काट करके निकाल दिया, आधा हेमिस्फीयर काट करके निकाल दिया, तो बच्चों जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या होगा, वो फोर्स जो है बच्चों सिमेट्री की वजह से आधा ऊपर वाला चला गया, तो आधा नीचे की ओर बचेगा। यानी कि जो नेट डायरेक्शन होगा बच्चों फोर्स का या फिर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, राइट है। तो और अगर ऊपर वाला भी रहता तो उसकी वजह से कितना होता, ऊपर की ओर होता, और ताकि नेट हो जाता जीरो। लेकिन अब आधा आपने काट करके हटा दिया, तो नेट जो होगा डायरेक्शन बच्चों वो नीचे की ओर होगा। यानी कि क्या आंसर हो जाएगा इसका, सी, यानी सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखो क्या कह रहा है भाई, अगला सवाल देखो क्या है 7.11 कि फॉर द अब प्रॉब्लम द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट एन आर्बिट्ररी पॉइंट पी इज इंडिकेटेड बाय एरो। तो भाई बताइए जरा, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, तो सर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का डायरेक्शन वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, है ना भाई, जिस डायरेक्शन में टोटल फोर्स उसी डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। यानी कि बताना है आपको, इसमें से ऑप्शन बताते किधर होगा, ई की ओर होगा, किधर होगा भाई, ई में होगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। समझ गया, ठीक है भाई, क्लियर यहाँ तक, चले वेरी गुड। चला जाए अपने हम लोग क्वेश्चन नंबर 7.12 पे, चला जाए भाई, चलिए। कह रहा है कि अ रॉकेट इज फायर्ड फ्रॉम द अर्थ टुवर्ड द सन,
ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सेंटर इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द रॉकेट 0। बढ़िया सवाल है ना, कैलकुलेशन पे। तो बच्चों ये है हमारे पास अर्थ, ये है बच्चों हमारे पास सन। ठीक है, यहाँ से आपने एक रॉकेट भेजा, तो कह रहा है कि इसके किस पॉइंट पे, यहाँ के किस पॉइंट पे, इस पे मतलब इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के किस पॉइंट पे जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो 0 होगा। क्यों सर? भैया ये रॉकेट है जिसका मास m है, अर्थ इसको इधर खींचेगा, सन इसको इधर खींचेगा, एक ऐसा पॉइंट जरूर आ जाएगा जहां पे अर्थ का पुल और सन का पुल बराबर हो जाएगा, और उस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मैंने मान लिया डिस्टेंस x पे, अर्थ से कितना डिस्टेंस, अर्थ से डिस्टेंस x पे है, तो सूरज से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सूरज से डिस्टेंस हो जाएगा भाई, इनके बीच का डिस्टेंस मान लिया हमने r, तो हो जाएगा r माइनस एक्स, क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस कितना है सर? ये पूरा डिस्टेंस अपने पास r है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, तो क्या होगा, इस पॉइंट पे लगने वाला टोटल फोर्स, इसके द्वारा फोर्स और सन के द्वारा लगाए जाने वाला फोर्स, दोनों क्या हो जाएंगे भाई? दोनों फोर्स हो जाएंगे बराबर। अर्थात जी मास ऑफ अर्थ अपॉन में मास ऑफ अर्थ इंटू एम अपॉन में एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू जी मास ऑफ सन इंटू एम डिवाइड बाई आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। राइट है, एम से एम गया, जी से जी गया। ठीक है, सारा वैल्यू दे रखा है, रख दीजिए। मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 टू द पावर 24 अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मास ऑफ सन 2 इंटू 10 टू द पावर 30 डिवाइड बाई दोनों के बीच का दूरी, दोनों के बीच का दूरी कितना दे रखा है? 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। समझ गए? चलो, ये हो गया भाई, 2 तिया 6 हो जाएगा, और 24 में से 30 में से 24 जाएगा तो 6 हो जाएगा। राइट, तो ये हो गया भाई 3 बटा एक्स का, सॉरी 3 बटा एक्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे इसको हम लोग? 3 बाई एक्स स्क्वायर लिख देते हैं हम लोग इसको। ये हो जाएगा भाई 3 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा भाई 30 में से 24 जाएगा 10 टू द पावर 6 डिवाइड बाई 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। राइट, दोनों तरफ रूट ले लीजिए, रूट ले लेंगे तो हो जाएगा बच्चों √3 अपॉन में एक्स इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 अपॉन में 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 माइनस एक्स। ठीक है, समझ गए? चलिए, अब इसको क्या कर देंगे हम लोग? सॉल्व कर देंगे। क्या कर देंगे भाई? सॉल्व कर देंगे। यहाँ से आप लोग एक चीज कर सकते हैं, एक्स को नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, एक्स को क्या कर सकते हैं आप सभी लोग? नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये 10 टू द पावर 11 है, क्या है? 10 टू द पावर 11 है ना, तो उसमें से एक्स घटाइए तो कोई लगभग फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्स की वैल्यू आप लोग डायरेक्टली समझ सकते हैं, कितना हो जाएगा सर? एक्स की वैल्यू हो जाएगा 1.5 इंटू √3 इंटू 10 टू द पावर 8। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे तो लगभग 2.6 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर आ जाएगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके से बच्चों इसका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 2.6 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी इतनी दूरी पर जाने के बाद क्या हो जाएगा? टोटल जो फोर्स हो जाएगा इस पे लगने वाला वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मजा आएगा कि नहीं आया भाई? कर सकते हैं भाई लोग? हो जाएगा। चलो आगे चला जाए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि हाउ विल यू वे द सन। आप लोग सन का वजन कैसे नापेंगे, है ना? दैट इज एस्टिमेट इट्स मास। द मीन ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज 1.8 इंटू 10 टू द पावर 8 किलोमीटर। राइट, तो कह रहा है कि आप लोग मास ऑफ सन कैसे निकालेंगे? तो भाई सिंपल सा फार्मूला है, फार्मूला अपने को पता है क्या होता है। अभी हमने फार्मूला कितनी बार लिख लिया, क्या होता है बच्चों? 4 पाई स्क्वायर। बोलो भाई 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन में जी इंटू टी का होल स्क्वायर। सारा डेटा दे रखा है। 4 पाई स्क्वायर, बीच का डिस्टेंस है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 किलोमीटर, या फिर 10 टू द पावर 11 मीटर हो जाएगा। 10 टू द पावर 11 मीटर का होल क्यूब अपॉन में जी की वैल्यू पता ही है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। और टाइम पीरियड, धरती को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? तो सर ये टाइम लगता है 365 दिन और हाफ डे, यानी 365.5 दिन। दिन में 24 घंटा, 24 घंटा यानी 60 गुणे 60 का होल स्क्वायर। भाई साहब देखना इस चैप्टर में कैलकुलेशन तो बहुत बड़े बड़े रहेंगे, लेकिन आपके एग्जाम में इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन नहीं आएंगे। ठीक है, तो बच्चे इसको अगर आप लोग सॉल्व कर देते हो तो मैं डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। 2 इंटू 10 टू द पावर 30 kg के आसपास आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेटर से आप सभी लोग सॉल्व कर लीजिएगा, और इस तरीके से आप लोग अर्थ का मास सॉरी सन का मास क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। हो जाएगा भाई, किसी कोई दिक्कत? ठीक है, चला जाए आगे। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन। बच्चा लोग जल्दी जल्दी बोलेंगे कि एक सैटर्न ईयर इज 29.5 टाइम्स द अर्थ ईयर। ठीक है, चलो
हाउ फार इज सैटर्न फ्रॉम द सन इफ द अर्थ इज 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। ठीक है, सिंपल सवाल है, सिंपल सवाल है बच्चों, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब पे सवाल आ गया। ठीक है, T1/T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A1/A2 का होल क्यूब, बस, है ना। तो कह रहा है कि सैटर्न कितना दूरी पर है, सैटर्न कितनी दूरी पर है। T1 क्या है बच्चों, मान लीजिए T1 हमारा सैटर्न है, इसका जो टाइम पीरियड है 29.5 टाइम्स है किसके, अर्थ का, यानी T2 का, डिवाइड बाई T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A1 क्या है, रेडियस ऑफ, मतलब ये ऑर्बिटल रेडियस ऑफ सन है, और इसका क्या है बच्चों, ये हो जाएगा अर्थ का कितना 1.5 इंटू 10⁸ का होल क्यूब, राइट। तो ये हो जाएगा बच्चों T2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा A1 क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, A1 क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा 29.5 का होल स्क्वायर इंटू 1.5 इंटू 10⁸ का होल क्यूब। ठीक है भाई, क्लियर है। तो A1 क्यूब क्या, A1 इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 29.5 की पावर 2/3 इंटू 1.5 इंटू 10⁸। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे किस में आंसर आ रहा है, दिस आंसर विल कम इन किलोमीटर, है ना, क्योंकि हमने इसको डायरेक्ट किलोमीटर में रख दिया, राइट। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 1.43 इंटू 10⁹ किलोमीटर, ये हो जाएगा 1.43 इंटू 10⁹ किलोमीटर, है ना। तो इतना दूरी पर है बच्चों हमारा सैटर्न, इतनी दूरी पे हमारा सैटर्न है, और जिसका टाइम पीरियड अर्थ से 29.5 टाइम्स ज़्यादा है। हो जाएगा बात, हो जाएगा सॉल्व। ठीक है भाई, किसी की कोई दिक्कत बच्चा लोग, आगे चला जाए। चलो भाई चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7.15। देखो भाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखें, हर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन है, मतलब कि आपका हर टॉपिक बच्चों मजबूत हो जाने वाला है अगर इस सीरीज को आप लोग फॉलो करते हो तो। अब भैया 11th को बहुत लोग इग्नोर मार के चलते, भाई इग्नोर मत करो, है ना। बहुत बढ़िया, जितना वेटेज 12th का है ना उससे 5-10% ही कम वेटेज है 11th का। ठीक है, मतलब बराबर बराबर वेटेज है, तो भैया अगर इग्नोर करोगे तो फिर दिक्कत होगा। और कुछ चैप्टर्स तो ऐसे हैं 11th को, चैप्टर तो ऐसे जिनके बिना क्लास 12th का फिजिक्स अधूरा हो जाएगा, राइट है। ग्रेविटेशन वन उसमें से वन ऑफ द, मतलब वन ऑफ द चैप्टर है, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगर ग्रेविटेशन तुमने पढ़ा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक तुमको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो क्या कह रहा है, अ बॉडी वेज 63 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट ड्यू टू द अर्थ एट अ हाइट इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, राइट। तो देखो यार, जब सरफेस पे है, जब सरफेस पे है तो इसका वजन है 63 न्यूटन, राइट, यानी कि mg के बराबर है। ठीक, लेकिन जब ये इसको हमने ऊंचाई पे ले गया, कितना ऊंचाई पे बच्चों, इसको हमने ऊंचाई पे ले गया जो कि धरती के रेडियस का आधा है, इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ, इतनी ऊंचाई पे ले गया, तब इसका वजन कितना होगा। तो भैया वहां पे जी डैश निकाल लो, वहां पे जी डैश निकाल लो, काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो जी डैश निकाल लिया जाए। जी डैश इक्वल टू ऊंचाई पे जाने का फार्मूला क्या होता है सर, ऊंचाई पे जाने का फार्मूला जी डैश इक्वल टू जी इंटू आर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। चलिए क्या आ जाएगा भाई, जी इंटू आर है, आर है, आर और एच हो जाएगा R/2 हो जाएगा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा बच्चों जी इंटू कितना हो जाएगा, ये 2/3 यानी कि 2/3 यानी 4/9 इंटू 4/9 टाइम्स हो जाएगा, नहीं समझ गए। तो जो नया जी डैश हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा 4/9g, 4/9g हो जाएगा, है ना। जो नया यानी कि जो ग्रेविटी होगा इतनी ऊंचाई पर वो कितना हो जाएगा 4/9g। तो जो नया वेट हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा 63 का 4/9 टाइम्स हो जाएगा। भाई ग्रेविटी जब 4/9 हो गई, जो जी डैश हो गया वो कितना होगा 4/9 हो गया, ठीक है। 63 का 4/9 कर दो, 9 7 63 64 यानी 28 न्यूटन आ जाएगा, राइट। इतना ऊंचाई पर जाने के बाद इसका वजन कितना हो जाएगा 28 न्यूटन, समझ लो। मतलब आप धरती के आधे ऊंचाई पे ही गए और वहां पे आ गया, मतलब धरती के रेडियस के आधे ऊंचाई पे गए हो तो वहां पे आपका वजन हो गया 28 न्यूटन, राइट। मतलब वजन बहुत घट गया है और एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा, स्पेस चले जाओगे तो तुम्हारा वजन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो वेटलेसनेस लगेगा तुमको। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बच्चे आप सभी के स्क्रीन पे देखो क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, assuming the earth to be a sphere of uniform mass density, ठीक है, how much would a body weigh हाफ वे डाउन टू द सेंटर ऑफ अर्थ इफ वेट 250 न्यूटन ऑन द सरफेस। ठीक है, सेम सवाल है, ऊपर नहीं गए, अब हम लोग नीचे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं,
नीचे जा रहे हैं, ठीक है। तो नीचे जा रहे हैं बच्चों, कहाँ नीचे जा रहे हैं, धरती के रेडियस के आधे तक नीचे जा रहे हैं, राइट। तो हम लोग डेप्थ में जा रहे हैं, डेप्थ कितना हो गया RE/2 पे, ठीक है। तो कह रहा है कि धरती के सरफेस पे इसका वजन कितना है, इसका धरती के सरफेस पे वजन है भैया 250 न्यूटन, कितना है, जो कि mg के बराबर होगा, राइट। तो भैया कह रहा है कि हम लोग यहाँ पे जाइए, डी पे जाइए जो कि रेडियस का आधा है, वहां पे जाइए तो वहां पे जी डैश निकाल लीजिए, वहां पे जी डैश निकल जाएगा तो वहां पे वेट निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। चलो निकाल लेते हैं। अंदर जाने पे ग्रेविटी कैसे चेंज होता है, तो सर अंदर जाने पे ग्रेविटी चेंज होता है G इंटू 1 - D अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। चलिए तो G1 - D है कितना RE/2, कितना हो जाएगा RE/2 डिवाइड बाई RE, तो RE से RE कैंसिल, तो हो जाएगा भाई 1/2, 1 में से 1/2 जाएगा तो हो जाएगा G/2, कितना हो जाएगा G/2। यानी कि इतना डेप्थ पे जाने पे ग्रेविटी हो गया आधा, अगर ग्रेविटी आधा तो भैया वेट भी कितना हो जाएगा, वेट भी हो जाएगा अपना आधा, समझे कि समझे, क्योंकि ग्रेविटी mg, अगर G/2 तो mg/2, यानी 250 न्यूटन का आधा हो जाएगा 125 न्यूटन। समझ में आ गया क्या, बोलो भाई समझ में आ गया, बढ़िया सवाल था। तो ऊपर वाला भी फॉर्मूला याद रखना R/R + h का होल स्क्वायर, और नीचे वाला भी फॉर्मूला याद रखना 1 - D अपॉन में RE होता है, ठीक है। किसी कोई दिक्कत बच्चा लोग, चला जाए आगे की ओर, चलो भाई चलिए फटाफट चलते हैं हम लोग आगे की ओर। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है बच्चों, कि अ रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली विथ अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर सेकेंड फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है। चलो, हाउ फार फ्रॉम द अर्थ डज द रॉकेट गो बिफोर रिटर्निंग टू द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ इतना है, मीन रेडियस ऑफ अर्थ इतना है, जी की वैल्यू इतना है, सब कुछ दे दिया है। कह रहा है कि एक रॉकेट के ऊपर फेंका जाता है तो धरती पर रिटर्न होने से पहले वो कितनी दूरी तक चलेगा। अगर बच्चों एक काइनेमेटिक्स का सिंपल सवाल रहता तो क्या करते हैं, बता जरा क्या करते हैं, काइनेमेटिक्स सिंपल सवाल रहता तो U²/2g कर देते, है ना, ये तो होता है Hmax, राइट। वहां पे हम लोग बच्चों, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी स्पीड से फेंकते हैं और वो आ जाता है नीचे, है ना। तो भाई यहाँ स्पीड देखो, स्पीड देखो कितना है 5 किलोमीटर पर सेकेंड, और काइनेमेटिक्स में आप किससे फेंकते हो 10 मीटर पर सेकेंड से, 5 मीटर पर सेकेंड से फेंकते हो, राइट। मतलब वो ज्यादा दूरी नहीं जाता है तो ग्रेविटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता इतने छोटे हाइट पे, राइट। 100 मीटर 50 मीटर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन आप रॉकेट को फेंक रहे हो किससे, 5 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकंड में सीधे 5 किलोमीटर चला जाएगा, समझ लो बात को। तो यहाँ पे भैया बहुत ऊपर चला जाएगा, तो बहुत ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी जो जी है वो चेंज हो जाएगी, राइट। अब वहां पे हम लोग ये सीधे फार्मूला नहीं लगा सकते, ठीक है, ये फार्मूला नहीं लगा सकते, तो अपने को एनर्जी कंजर्वेशन से चलना पड़ेगा। किस चलना पड़ेगा, एनर्जी कंजर्वेशन से चलना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो बच्चों सरफेस पे था, सरफेस पे टोटल एनर्जी, दिस एनर्जी शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट जो भी हाइट है ना, जितना हाइट पे गया है ना, h हाइट पे गया, ठीक है। सरफेस पे टोटल एनर्जी सर, तो सरफेस पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² प्लस सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा -Gmm बाई रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू, भैया कहाँ चला गया ये, पता जरा कहाँ चला गया, तो सर ये चला गया अपने पास h ऊंचाई तक चला गया, सरफेस से h ऊंचाई तक चला जाएगा। तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे जाकर के वापस आएगा, यानी कि वहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, काइनेटिक एनर्जी वहां पे हो गई 0, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तो होगी ना -Gmm बाई r प्लस h, है ना, जो कि h ऊंचाई तक गया। तो यहाँ से आप सभी को h निकालना है, काम हो गया अपना, ठीक है। चलिए तो कैसे निकाल सकते हैं भैया बताइए जरा, हाउ कैन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ h, एनीवन जल्दी बताओ कैसे निकाल सकते हैं h की वैल्यू, निकाला जा सकता है क्या h की वैल्यू, सर निकाल सकते हैं, कुछ नहीं, कैलकुलेशन बहुत तगड़ा है, कैलकुलेशन आप सभी को करना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है इसका, ठीक है। रखते जाओ सारा वैल्यू, पहले तो m से m काट दो, सब m सब कट गया, हाफ v², 5 किलोमीटर पर सेकेंड यानी कि 5000 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर माइनस Gmm बाई r शुड बी इक्वल टू -Gm बाई r प्लस h, ठीक है। r की वैल्यू पता है, g की वैल्यू पता है, m की वैल्यू पता है, r की h की, है ना। ये सभी को सॉल्व कर दीजिएगा और h की वैल्यू निकाल लीजिएगा। h की वैल्यू आप सभी का आना चाहिए 8 × 10⁻⁶ मीटर, ठीक है, समझ में आ गया, मतलब कितना सर, लगभग 8000 किलोमीटर, समझ लो 8000 किलोमीटर जाएगा ये, इतने स्पीड से फेंकने को कहाँ तक जाएगा 8000 किलोमीटर तक चला जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत लेंदी है बट आप सभी को करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है इसका, ठीक है, कर लेंगे सभी लोग, हो जाएगा भाई। चलो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आनी और स्क्रीन पर, चलो देखिए क्या कह रहा है,
कि द एस्केप स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ऑन द अर्थ सरफेस इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, सभी को पता है एस्केप स्पीड कितना होता है। एस्केप स्पीड होता है बच्चों 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, जिसकी वैल्यू होती है √2 gm/r रेडियस आवर। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड आउट विद द थ्राइस ऑफ इट्स स्पीड। मतलब एक बॉडी को एस्केप वेलोसिटी का 3 गुना स्पीड दे दिया गया। ठीक है, तो व्हाट इज द स्पीड फार अवे फ्रॉम द अर्थ। फार अवे फ्रॉम द अर्थ मतलब कह रहा है कि जो आपने स्पीड दिया है ना, शुरुआत की जो स्पीड से बच्चों है ना, जो आपने स्पीड प्रोवाइड किया वो आपने 3 गुना प्रोवाइड कर दिया इसके वेलोसिटी का, यानी 11.2 का 3 गुना कितना हो जाएगा 33.6 किलोमीटर पर सेकंड से आपने फेंका। ठीक है, चलिए, तो कह रहा है कि बच्चों जब फार अवे यानी कि जब इन्फिनिटी पे चल जाता है ना, तो वहां पे उसकी स्पीड कितना होगा आपसे पूछ रखा। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन, फिर से एनर्जी कंजर्वेशन लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल एनर्जी एट सरफेस इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी। टोटल एनर्जी एट सरफेस शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी। ठीक है, चलो टोटल एनर्जी एट सरफेस बताइए जरा क्या होगा। सरफेस पे टोटल एनर्जी बताओ जरा कितना हो जाएगा। तो सर सरफेस पे टोटल एनर्जी हो जाएगा हाफ हाफ काइनेटिक एनर्जी आपने वी नॉट से फेंका था माइनस gm/r/e, ये हो जाएगा इसका पोटेंशियल एनर्जी। राइट, ऊपर ऊपर चला गया तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा सर, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mv², वी पूछा है, और सर वहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा क्योंकि आर हो गया इन्फिनिटी। आर सर इन्फिनिटी हो गया तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा सर 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा अपना दिमाग लगा सकते हैं क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगा यहाँ पे भी। सबसे पहले तो आप लोग एम से एम काट दीजिए, एम से एम कट गया तो हो जाएगा बच्चों हाफ वी नॉट। वी नॉट क्या है सर, वी नॉट है अपना सर अपना 3 इंटू वी एस है, क्या है 3 इंटू वी एस। और बी एस क्या होता है, वी एस होता है सर अपना √2gm/r, कितना होता है √2gm/r, √2gm/re है ना, का होल स्क्वायर कर दो। इससे क्या फायदा हो गया कि सर इससे अपना सब आर ई में gm/re में चेंज हो जाएगा हाफ वी स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको देखो खोल दिया जाता है, हो जाएगा बच्चों 9 है ना, 9 कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, ये दो से 2 कैंसिल हो जाएगा तो सिंपली हो जाएगा 9 इंटू gm/re माइनस gm/re इज इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर। बोलो भाई हो जाएगा, बोलिए सर। सर बिल्कुल हो जाएगा। तो 9 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा बच्चों 8 gm/r स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर। ठीक है, चलिए 2 से गुणा कर दीजिए, वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 इंटू 2gm/re लिख दीजिए, इसको 2gm/re लिख दो। ठीक है, यानी वी जो हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर √8 इंटू √2gm/re। और सर ये क्या है, यही तो अपना स्केप वेलोसिटी है, तो √8 की वैल्यू 2√2, √8 की वैल्यू 2√2 और इसकी वी स्केप वेलोसिटी कितनी है 11.2। राइट, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा बच्चों ये 31 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ गया। यानी कि अगर आपने कितना से फेंका था, आपने फेंका था सर इतना से, इतना से आपने फेंका था, सॉरी इसका ट्रिपल 33.6 किलोमीटर की पर सेकंड की स्पीड फेंका था, और इन्फिनिटी के जाने के बाद उसका स्पीड हो जाता है 31 किलोमीटर पर सेकेंड। समझ गए, समझ गए भाई, हो जाएगा। किसी कोई डाउट यहाँ तक बच्चा लोग, हो जाएगा, बढ़िया सवाल था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक थोड़ा सा ट्रिक लगा दिया, इसको मैंने यहाँ पे स्टेब्लिश कर दिया, अदरवाइज आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ जाती। ठीक है, समझ गए। चलो लेट अस मूव टुवर्ड द बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चला जाए। देखिए क्या कह रहा है आप सभी के स्क्रीन पे कि अ सैटेलाइट ऑर्बिट्स द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 400 किलोमीटर अबव द सरफेस। ठीक है, एक सैटेलाइट है जो कि अर्थ को ऑर्बिटिंग कर रहा है। हाउ मच एनर्जी मस्ट बी एक्सपेंडेड टू रॉकेट द सैटेलाइट आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। ठीक है भाई, तो कह रहा है कि एक क्या है अपने पास, एक वो है सैटेलाइट है जो कि 400 किलोमीटर की हाइट पे धरती का चक्कर लगा रही है। तो कह रहा है कि भैया इसको ग्रेविटेशन अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर फेंकने के लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो सर इसके पास जितनी टोटल एनर्जी होगी उस एनर्जी का क्या कर दो, उतना एनर्जी प्रोवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा बाहर चला जाएगा। समझे नहीं समझे, तो टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या होगा सर, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर
प्लस पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव मतलब माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच। आर क्या रेडियस ऑफ अर्थ, और हाफ एम स्पीड बता दो, ऑर्बिटल स्पीड क्या होता है सर, ऑर्बिटल स्पीड हो जाएगा जी एम बाई आर प्लस एच का अंडर रूट होता है, होल स्क्वायर कर देंगे तो वही आ जाएगा माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच। तो बेसिकली हो जाएगा बच्चों ये आधा में से एक पूरा घटा देंगे तो हो जाएगा माइनस जी एम एम बाई टू आर प्लस एच। यानी कि बच्चों इसके पास अभी टोटल एनर्जी इतनी है निगेटिव में, अगर आप इसको टोटल एनर्जी अगर इतना प्लस में प्रोवाइड करा देते हो, है ना, एनर्जी रिक्वायर्ड जो होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड इसको बाहर फेंकने के लिए, अर्थ के ग्रेविटेशन से बाहर फेंकने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगा वो प्लस में होगा जी एम एम बाई टू आर प्लस एच। अगर आप इतना एनर्जी दे देते हो तो इसकी टोटल एनर्जी हो जाएगी जीरो और फिर वो बाहर। ठीक है भाई, चलो तो सारा डेटा दे रखा है, रख दीजिए फटाफट। तो हो जाएगा टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी क्या सर, एनर्जी रिक्वायर्ड इज नथिंग बट क्या हो जाएगा जी यानी 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11, अर्थ का मास 6 इंटू 10 पावर 24, है ना। इस बॉडी का मास कितना, बॉडी का मास कहाँ गया, बॉडी 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 का मास 200 केजी, 200 केजी डिवाइडेड बाई 2 आर रेडियस ऑफ अर्थ 64, 1 2 3 4 और 1 5 प्लस एच 400 किलोमीटर यानी कि 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका सॉल्व आंसर आएगा 5.9 इंटू 10⁹ जूल। ठीक है भाई, इतना जूल एनर्जी की आवश्यकता होगी इसको ग्रेविटेशन के मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर फेंकने के लिए। ठीक है, हो जाएगा, चला जाए आगे, चला जाए बच्चा लोग आगे। चलो इस तरीके से हम लोग पहुंच गए हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। शायद एक और क्वेश्चन है इसमें, है ना, 21 क्वेश्चन है इसमें, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड लास्ट है ये, क्वेश्चन नंबर 20 है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है बच्चों कि दो स्टार ईच ऑफ 1 सोलर मास, दोनों का सोलर मास के बराबर अर्थ है, आर अप्रोचिंग ईच अदर फॉर अ हेड ऑन कोलिजन। चलो भाई, दो स्टार्स हैं जो कि एक दूसरे की ओर अप्रोच कर रहे हैं, सबका मास बराबर है ना। ईच फॉर अदर व्हेन दे आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10⁹ किलोमीटर, जब उनके बीच का डिस्टेंस है 10⁹ किलोमीटर, ठीक है। देयर स्पीड आर नेग्लिजिबल, तब उनका स्पीड नेग्लिजिबल है, कोई स्पीड नहीं है, यानी केवल पोटेंशियल एनर्जी है। व्हाट इज द स्पीड विथ विच दे कोलाइड, लेकिन जब वो टकराते हैं, जब वो टकरा जाते हैं तो उनके स्पीड कितना होगा। द रेडियस ऑफ ईच स्टार इज 10⁴ किलोमीटर, दोनों का रेडियस भी कितना है, दोनों का रेडियस है बच्चों 10⁴ किलोमीटर, राइट। तो भैया क्या करेंगे, यहाँ पे भी अपन लोग लगा देंगे क्या सर, यहाँ पे भी अपन लोग लगा देंगे एनर्जी कंजर्वेशन। क्या लगा देंगे, एनर्जी कंजर्वेशन। शुरुआत की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियल शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ठीक है, आपसे पूछा है कि जब, है ना, क्या कह रहा है, व्हाट इज स्पीड, जब वो टकराएंगे तो उनका स्पीड क्या होगा। तो भैया शुरुआत काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। जब वो 10⁹ किलोमीटर पे थे तो क्या रहा है, उनका स्पीड नेग्लिजिबल है, तो काइनेटिक एनर्जी शून्य हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो सर माइनस जी एम एम, क्योंकि दोनों का मास बराबर है और बीच का डिस्टेंस कितना है 10⁹ है, राइट। आ रख दो अभी, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी अपने को पूछा है हाफ mv स्क्वायर, राइट है, कितना हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि दो है, कितने भाई, दो हैं, तो दोनों का काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा सर, दोनों का काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा अपने पास, बताइए जरा, दोनों का काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी सर, पहले हाफ mv स्क्वायर कीजिए प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये सर, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा अपने पास माइनस जी एम एम बाय कितना हो जाएगा सर, इनके बीच का इनका रेडियस कितना है भाई, आर है ना, कितना हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे तो देखो शुरुआत में क्या हो जाएगा, शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी क्या है, शुरुआत टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टार्स कितना हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखना, क्योंकि दो स्टार है ना भाई, दो स्टार है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी की, है ना। टोटल काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें तो शुरुआत में देखो बच्चों, शुरुआत की बात कर लेते हैं, शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी है 0, शुरुआत काइनेटिक एनर्जी 0 है, और शुरुआत की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी सर, ये हो जाएगा माइनस का जी एम एम बाई आर। ठीक है, आर की वैल्यू 10⁹ किलोमीटर, राइट। लेकिन, है ना, तो जब बच्चों वो बाद में जब वो बाद में पहुंचते हैं तो टोटल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी सर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि दोनों का स्पीड भी बराबर होगा, दोनों का मास भी बराबर, कितना हो जाएगा हाफ mv, केवल mv स्क्वायर हो जाएगा, राइट। ठीक है, समझ गए, क्लियर है।
अब जब दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, जब वो दोनों एक दूसरे से टकराएंगे बच्चों, जब वो एक दूसरे से टकराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों इस तरीके से चिपक जाएंगे, इनके दोनों के बीच का सेंटर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2r। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा सर, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा सर माइनस जी एम एम बाई 2r। हाँ तो देखो सारा चीज निकल गया, सारा चीज अपना निकल चुका है और सारा का सारा वैल्यू को रख देना है, राइट है। चलिए तो काइनेटिक एनर्जी शुरुआत का, काइनेटिक एनर्जी शुरुआत का बच्चों कितना हो जाएगा 0, ठीक। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी शुरुआत का माइनस का जी एम एम बाई आर इज इक्वल टू बोलेंगे क्या, फाइनल काइनेटिक एनर्जी सर एम वी स्क्वायर, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी सर ये हो जाएगा माइनस जी एम एम, यानी कि जी एम एम बाई 2r, राइट है। चलो एक एम से एक एम काट दीजिए, क्या बचेगा अपने पास सर, ये अपने पास बचेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा जी एम एम बाय कितना हो जाएगा, ये बोलो, ये हो जाएगा भाई अपने पास माइनस जी एम एम बाई आर, और ये हो जाएगा सर माइनस जी एम एम बाई 2r हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग इधर ले जाने वाले हैं, तो कितना हो जाएगा जी एम एम बाई 2r माइनस जी एम बाई आर, ठीक है, हो गया। चलो तो भैया सारा डेटा रख दीजिए यहाँ पे, काम अपना हो जाएगा। जी एम कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 1/2r माइनस 1/r, जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻³ -11, मास दे रखा है 2 इंटू 10⁻30, 1/2, रेडियस ऑफ द, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, मतलब इनका रेडियस कितना है 10⁻4 एंड 10⁻7 मीटर में हो जाएगा, माइनस 1/10⁻, बोलो भाई कितना हो जाएगा 10⁻9, 9 यानी 9 मतलब 10⁻12 हो जाएगा, राइट। जब इसको आप लोग सॉल्व कर देंगे बच्चों तो वी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा कुछ भी, तो वी इक्वल टू आ जाएगा अपना 2.583 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड, ठीक है कैलकुलेशन बच्चों। मैं बिल्कुल इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि इस चैप्टर में बहुत लंबे लंबे कैलकुलेशन है, बट कोई बात नहीं, ग्रेविटेशन जैसे चैप्टर का अगर न्यूमेरिकल आपने अगर सॉल्व कर लिया, अगर नियर अबाउट आंसर तक अगर आप लोग पहुंच जा रहे हैं तो समझ लो कि आप सभी का कैलकुलेशन भी स्ट्रांग हो चुका है, और फिर मतलब आप जेई और नीट तक के सवालों को आराम से एररलेसली कर सकते हैं, है ना। तो एक बार ट्राई कीजिएगा खुद से सॉल्व करने का, है ना, उसके बाद नहीं होता तो कैलकुलेटर तो है ही अपने पास, ठीक है भाई। चलो तो इस तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, और चलते हैं हम लोग बच्चों नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर बच्चों लोग, क्या मैं कराऊं या आप सभी लोग होमवर्क में करके आओगे, बताओ बताओ जरा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलो करा देते हैं, ठीक है, एक ही क्वेश्चन बचा है, क्या फर्क पड़ता है, राइट, चलो करा देते हैं। 2 heavy spheres each of mass 100 kg and radius 0.1 meter are placed 1 meter apart on a horizontal table. What is the gravitational force and potential at the midpoint of the line joining the centers of the sphere? Is an object placed at that point in equilibrium? If so, is the equilibrium stable or unstable? ठीक है, कह रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे 2 स्फीयर रखे हुए हैं, इस स्फीयर को मिलाने वाली लाइन, दोनों स्फीयर है बच्चों 100 kg के, ठीक है, दोनों स्फीयर हैं 100 kg के, और इनका दोनों का रेडियस है बच्चों कितना, दोनों का रेडियस है अपना 0.1 मीटर, दोनों का रेडियस है 0.1 मीटर, ठीक है भाई। चलो आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, दोनों 1 मीटर दूरी पर रखे हुए हैं। तो क्या रहा, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द सेंटर। मिड पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स और पोटेंशियल कितना होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स और पोटेंशियल कितना होगा मिड पॉइंट पे, आप सभी से पूछ रखा है। तो बच्चों ध्यान से देखो, है ना, अगर मिड पॉइंट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, अगर हम लोग मिड पॉइंट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, तो मिड पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा सर, मिड पॉइंट पे जो, अगर सबसे पहले फोर्स की बात कीजिए तो भैया ये जो है देखो मास बराबर है, डिस्टेंस भी बराबर है, तो भैया इसकी वजह से फोर्स इधर लगेगा, इसकी वजह से फोर्स इधर लगेगा, तो आप लोग बिना कैलकुलेशन के सीधे लिख सकते हैं कि जो फोर्स होगा बच्चों कितना होगा, 0 होगा, फोर्स कितना होगा 0 होगा, राइट। यानी कि मिड पॉइंट पे फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने वाला है दोनों तरफ, ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा, दोनों के लिए मास बराबर, दोनों के लिए डिस्टेंस बराबर, तो फोर्स भी 0। लेकिन पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल होता है बच्चों होता है -gm/r, जो कि केवल मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है कि इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, राइट। तो इसकी वजह से -gm/ कितना हो जाएगा r/2, डिस्टेंस कितना है, अगर इनके बीच का डिस्टेंस अगर मैं लेता हूँ, ये अगर इसके बीच का डिस्टेंस अगर मैं ले लेता हूँ कितना, इनके बीच का डिस्टेंस मतलब इसको मैं r मान लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -gm/r, इसकी वजह से -gm/r, तो हो जाएगा -2gm/r, राइट, रख दो -2/r कितना सर 0.5,
इंटू जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 और मास की वैल्यू भी आप सभी को पता है, मास की वैल्यू कितना है, मास 100 kg है। इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका -2.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 जूल पर केजी, जूल पर केजी हो जाएगा। दिस विल बी द पोटेंशियल, ये क्या हो जाएगा बच्चों, पोटेंशियल हो जाएगा, राइट। तो इस मिड पॉइंट पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल की वैल्यू इतनी हो जाएगी, लेकिन फोर्स कितना होगा, शून्य होगा। फोर्स क्यों शून्य होगा, क्योंकि भैया सेम मतलब कि सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, राइट। उसके बाद क्या रहा है कि इज एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट दैट पॉइंट विल बी एट इक्विलिब्रियम। यहाँ पे अगर मैं किसी पॉइंट के रखता हूँ, यहाँ पे अगर मैं किसी पॉइंट के रखता हूँ बच्चों, तो क्या ये जो पॉइंट रहेगा स्टेबल मतलब इक्विलिब्रियम रहेगा, और रहेगा तो क्यों रहेगा, नहीं रहेगा तो क्यों नहीं रहेगा, राइट। तो बच्चों ध्यान से देखो, अगर मैं इस पॉइंट पे अगर किसी भी पार्टिकल को रखता हूँ तो इस पे नेट फोर्स कितना है, शून्य है। अगर नेट फोर्स शून्य है इसका मतलब क्या रहेगा, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है कि अनस्टेबल है, भैया ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्यों सर, क्योंकि अगर मैं ध्यान से देखना, स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब ये होता है बच्चों कि अगर आप इसको थोड़ा सा भी इधर उधर खसकाते हो तो अपने इनिशियल पोजीशन में वापस आने की कोशिश करेगा, राइट। जैसे देखो ये है ना, अगर ऐसा है, अगर इस यहाँ पे अगर हमने एक बॉल को रख दिया, इस पॉइंट पर बच्चों हमने क्या रख दिया, इस पॉइंट पे अगर हमने इस बॉल को रख दिया इस पॉइंट पे, राइट। अगर एक बॉल को बच्चों इधर खिसकाओ चाहे इधर खिसकाओ, अगर मैं इधर खिसकाता हूँ चाहे इधर खिसकाता हूँ, अल्टीमेटली ये बीच में अगर रुकेगा नहीं रुकेगा, रुक जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। लेकिन अगर पंचो अगर बॉल यहाँ पे रखा हुआ है तो क्या होगा, इसको अगर थोड़ा सा भी धक्का दोगे तो ये गया, वापस नहीं आने वाला, राइट। तो उसी प्रकार से बच्चों अगर यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको थोड़ा सा भी इधर खिसकाता हूँ, इसको मैं अगर थोड़ा सा भी इधर खिसकाता हूँ तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जरा बताइए। तो ये क्या होगा, ये सर ज्यादा खींचेगा और ये क्या हो जाएगा, कम खींचेगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, ये ज्यादा खींचेगा, ये कम खींचने लगेगा, राइट। मतलब क्या होगा बच्चों की ये जो पॉइंट होगा ये वापस अपनी पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। अगर ये पोजीशन में वापस आने की कोशिश करता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है भाई। तो ये था बच्चों आज का हमारा कंप्लीट सेशन का डिस्कशन, जिसमें कि हमने 21 क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया विद ग्रेट डिटेल, ठीक है। बस थोड़ा सा न्यूमेरिकल के प्रैक्टिस इसमें चाहिए था, क्योंकि डेटा बहुत खतरनाक होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आज का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। तो डू लाइक द वीडियो बच्चों एंड डू सब्सक्राइब द चैनल ऑफ वेदांतु क्लास 11th एंड 12th। इस चैनल को बच्चों आप सभी को हाइट पे लेकर के जाना है। अगर ये चैनल हाइट पे गया तो भैया आप सभी का प्रिपरेशन भी, जैसे कि आप सभी को पता है, प्रिपरेशन आप सभी को बूस्ट करने के लिए हम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं। तो आप सभी को बस क्या करना है, चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे, तो कर देना यार। तो मिलते हैं हम लोग बच्चों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहें।